साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं ये हम सब्जेक्ट ले रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। कुछ कॉमन क्वेरीज जो है आप सबकी हैं और उसका क्या उत्तर हो सकता है इस पर जो है आज अपन चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न ये आया है आप सब में से कि सैंक्शन जो है एक बार रिफ्यूज़ हो गई है तो क्या उसी मटेरियल पे सैंक्शन को दोबारा इशू कर सकते हैं अथवा नहीं। साथियों इस पॉइंट को लेकर जो है काफ़ी कन्फ्यूज़न है। कुछ पॉइंट ये कहते हैं कि सैंक्शन जो है उसे दोबारा इशू किया जा सकता है और कुछ पॉइंट ये कहते हैं कि सैंक्शन जो है वो दोबारा इशू नहीं की जा सकती। तो इस कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व कैसे किया जाए। भाई मैं तो कोई बात कहूँगा तो वो डिफेंस के पक्ष में कहूँगा और जो प्रोसिक्यूशन है वो कोई बात कहेगा तो वो कंसेंट जो फरियादी है या जो आवेदक है उसके पक्ष में कहेगा। तो जो भी कंट्रोवर्सी है उसको रिजॉल्व करने का एक ही पैटर्न है कि इस पॉइंट पर जो लीगल पोजीशन है उसको पढ़ा जाए। साथियों एक महत्वपूर्ण निर्णय है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का शैलेंद्र कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी का। इसमें ये बिंदु जो है कंसिडर हुआ है और इनिशियली जो है स्टे दिया गया है कंसर्न आरोपी को और यही पॉइंट आरोपी ने रेस किया है कि सैंक्शन जो है इस केस में रिफ्यूज़ हो गई है तो पुनः इशू नहीं हो सकती। तो कोर्ट ने दो बातों को स्पेसिफिक किया है यहाँ पर। अगर सेम मटेरियल है और सैंक्शन जो है रिफ्यूज्ड है अर्लियर तो इस कंडीशन के अंदर उस सैंक्शन पे पुनः विचार नहीं किया जा सकता। क्लियर है बात ये। और इसी पॉइंट पर जजमेंट है ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट का भी दादा साहेब बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और ये बेंच जो है वो औरंगाबाद बेंच है। जजमेंट है 27/11/2024 ये स्पेसिफिक डेट है। तो साथियों हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर नया मटेरियल है देन इट कुड बी गिवन, पर अगर मटेरियल जो है पुराना ही है और सैंक्शन जो है रिफ्यूज़ हो गया है देन न्यू सैंक्शन कैन नॉट बी इशूड ऑन सेम सेट ऑफ मटेरियल और सेम सेट ऑफ फैक्ट्स। साथियों इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो है आप नोट कीजिए। ये जजमेंट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हैं और ये जुड़े हुए हैं सेक्शन 7 एंड सेक्शन 13(d) PC एक्ट से। और कई बार इस पॉइंट पर भी क्वेरी आती है आप सबकी कि डिमांड और एक्सेप्टेंस को लेके जो पैरामीटर है वो क्या है और इसको लेकर के जजमेंट्स क्या है। तो मैं एक बात जो है आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि डिमांड जो है वो साइन गुवा नॉन है। अगर डिमांड जो है वो प्रूव नहीं होगा तो किसी भी रूप में आरोपी को जो है दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। अब कई बार ये भी क्वेरी आती है आपकी कि डिमांड कैसी हो, उसका नेचर क्या हो। तो मैं बार बार कहता हूँ आप सबको कि डिमांड को पढ़ने के लिए आप रिपोर्ट को पढ़ो। रिपोर्ट को आप एक बार पढ़ के उसको साइड में रख देते हो और आपको ये लगता है कि रिपोर्ट हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं आगे का। देखिए रिपोर्ट वो डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए जो प्रोसीडिंग है वो अस्तित्व में आई, जो क्रिमिनल लॉ है वो मोशन में आ गया। रिपोर्ट वो वाइटल डॉक्यूमेंट है अगर उसको आपने समझ लिया, उसका प्रॉपर माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर लिया, मैं गारंटी कहता हूँ कि 70% केस आप वहीं जीत गए। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि रिपोर्ट में उसने क्या फैक्ट लिखे हैं, उसने क्या मोटिव बताया है, उसने डिमांड कब कब बताई है और डिमांड को लेके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। अगर ऐसे कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। इसलिए मैं अपने आप को अपडेट रखता हूँ और आपको भी जो है मैं अपडेट रखना चाहता हूँ। एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जिसका दिनांक है 1 मई 2025। टाइटल है कोडामरी बनाम स्टेट और इसमें भी ये स्पेसिफिक किया गया है कि अगर रिपोर्ट में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है और जानबूझकर प्लेस को या कंसर्न स्थान जहाँ मीटिंग हुई उसको छुपाया गया है और क्लेवर ड्राफ्टिंग की गई है देन इट इज़ फैटल फॉर द कंसर्न प्रोसिक्यूशन। जो भी फैक्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए, दे मस्ट बी प्रॉपरली वेरीफाइड ताकि हम असर्टेन कर सकें कि वास्तव में ऑफेंस मेड आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि रिपोर्ट, उसके बाद आपको पढ़ना है वेरिफिकेशन रिपोर्ट, उसके साथ साथ आपको पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन जो कि वेरिफिकेशन के दौरान जो है रिकॉर्ड पर आती है। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से विटनेस हैं जिसने उस एलिस्ड जो कॉन्वर्जेशन है परिवादी या आवेदक के साथ आरोपी का उसको देखा और सुना। अगर इस तरह के अलामत, इस तरह के एविडेंसेस फाइल पर नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में कोरपोरेशन नहीं होता है। हालांकि व्यू ये भी है कि सॉलिटरी विटनेस पर भी जो है कन्विक्शन हो सकता है। सॉलिटरी मीन्स एकल विटनेस पे, पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये स्पेसिफिक किया है कि सॉलिटरी विटनेस का मतलब ये नहीं है कि वो जो भी कहे मान लें और कन्विक्ट कर दें। अगर ऐसा फैक्ट रिकॉर्ड पर आता है कि उसका कंडक्ट जो है वो इम्पीच कर रहे हैं, उसका क्रेडिट जो है वो इम्पीच कर रहे हैं, उसके खिलाफ हैबिचुअल जो है मुकदमे हैं या वो हैबिचुअल जो है मुकदमेबाजी करता है और वो झूठ बोलने का आदी है, तो ऐसे सिनेरियो में उसका जो वर्जन है इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी कॉरोबोरेटेड। अगर कॉरोबोरेटेड नहीं है तो हम किसी भी रूप में जो है आरोपी को कन्विक्ट नहीं कर सकते। साथियों
अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 के फर्दर पार्ट पे, जो सेक्शन 7 है, सेक्शन 13(1)(d है पीसीएट का, उसको लेकर के महत्वपूर्ण जजमेंट कौन कौन से हैं वो आप नोट कर लीजिए। जजमेंट है पी सत्यनारायण वर्सेस स्टेट, इसका दिनांक है 14 सितंबर 2015। दूसरा है बी जयराज वर्सेस स्टेट, जजमेंट है 28 मार्च 2014। तीसरा जजमेंट है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मदन मोहन, जजमेंट है वर्ष 2013 का। जजमेंट नंबर 4 है ए सुबेर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जजमेंट है वर्ष 2010 का। नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी, जजमेंट है 17 मार्च 2023 का। और इसी पॉइंट पर जो एक रिसेंट व्यू है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसको भी जो है आप नोट कर लीजिए। जजमेंट है अमन भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी, और ये जजमेंट है 2 मई 2025 का, जिसका साइटेशन है 2025 INSC पेज 618। साथियों, जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के और भी जजमेंट है, आप इसको लिख लीजिए। एक तो है यशवंत वर्सेस CBI, ये जजमेंट है दिनांक 14/11/2019 का, और इसमें पॉइंट जो कंसीडर हुआ था मोर एम्फेटिकली वो था सेक्शन 17A पीसीएट का। इसके अलावा जजमेंट है ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का PR रॉय वर्सेस CBI, जिसका डेट है दिनांक 8/9/2020, और ये जजमेंट है राजस्थान हाईकोर्ट का कैलाश वर्सेस स्टेट, जिसका डेट है दिनांक 7 अप्रैल 2020। ये जजमेंट जो है लास्ट के जो मैंने बताए तीनों आपको, ये 17A पीसीएट के इंटरप्रिटेशंस पर बेस्ड है। तो कुल मिला के आप एक बार जो है दिमाग में सेट कर लीजिए, डिमांड प्रूव नहीं है तो किसी भी रूप में जो है कन्विक्शन स्टैंड नहीं होगा, और आप जितना इनकन्सिस्टेंसी पैदा कर पाएंगे, जो स्टोरी है उसको मिसमैच करा पाएंगे, जो मोटिव है उसको डाइल्यूट करा पाएंगे, देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। साथियों, अब अगला प्रश्न हम लेते हैं कि जो बेल है कंसर्निंग PMLA वो कैसे मिलेगी और उसके लिए बेसिक फार्मूला क्या बताया गया है, उस पर जो है इनलाइटन करें। तो उसके लिए आप जजमेंट जो है नोट कर लीजिए। जजमेंट है VS बालाजी वर्सेस ED, साइटेशन है 2024 SCC ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट पेज 2626। इन दैट केस कोर्ट स्पेसिफाइड दैट देयर इज स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर बेल। बेसिक गाइडलाइंस क्या है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कंडीशंस हैं सेक्शन 45 PMLA एक्ट की, ये भी जो है स्टैंड करनी चाहिए। अगर ये स्टैंड नहीं कर रही हैं, और इसके अलावा जो संवैधानिक अधिकार है आरोपी का वो वायलेट हो रहा है, मीन्स ट्रायल बहुत स्पीडली नहीं हो रहा है, ट्रायल बहुत धीमी गति से हो रहा है, या ट्रायल की स्पीड रुक गई है, या प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली आर्टिकल 21 संविधान का उल्लंघन होता है। और जहाँ संवैधानिक मैंडेट का उल्लंघन होगा, भले ही कानून में ये प्रोटोकॉल है कि बेल नहीं देनी चाहिए, राइडर्स लगा दिए गए हैं, और सेक्शन 45 PMLA एक्ट का जो टेस्ट है आरोपी पास नहीं भी कर पा रहा है, इन दैट सिनेरियो द बेल कुड बी इंक्लाइंड। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमको देखना चाहिए। और इसमें क्या पॉइंट जो है स्पेसिफिक था कि अक्यूज जो है लंबे टाइम जेल में, और पनिशमेंट जो है उसके अनुपात में जेल का टाइम जो है वो काफ़ी लंबा जो है बीत चुका है। शेड्यूल ऑफेंस जो है वो भी कंसिडर हुआ है यहाँ पर। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जब अक्यूज जो है लंबे टाइम से जेल में है, लंबा टाइम लगना है ट्रायल के अंदर, तो लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस उसको जो है बेल दे देनी चाहिए, और कंडीशंस जो है वो कोर्ट लगा सकता है लुकिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। और यूजुअली जो कंडीशन है बेल की, उसके लिए जो प्रॉपर सेक्शन है वो है सेक्शन 480 सब क्लॉज 3 BNSS। इसको जो है आप नोट कर लीजिए। साथियों, कंसर्निंग बेल इन ED केसेस एक महत्वपूर्ण फैसला है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इसको भी आप लिख लीजिए। जजमेंट है पदम वर्सेस ED, जजमेंट के दिनांक है 14/11/2024, और जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इसमें भी ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट जो है कंसिडर हुआ था, और जो मैंने बताया आपको कि लॉन्ग टर्म डिटेंशन इज आल्सो वन ऑफ द ग्राउंड टू इंक्लाइन द बेल। साथियों, इसके साथ साथ कई बार मैंडेट्स आते हैं, पैरामीटर आते हैं, और बार बार कोर्ट का व्यू यही रहता है कि अगर नेगेटिव पैरामीटर भी है, पर उसके बावजूद भी अगर वो संवैधानिक पैरामीटर को वायलेट कर रहा है, इन दैट सिनेरियो अक्यूज्ड का ये अधिकार है टू गेट द बेल। स्पीडी ट्रायल आरोपी का अधिकार है। अगर ट्रायल स्पीडली नहीं हो रहा है, प्रोसीडिंग्स जो है वो हैम्पर हो रही है, कोई फॉल्ट अक्यूज्ड का नहीं है, देन ही डिजर्व्स द बेनिफिट ऑफ बेल। इसी पॉइंट पर अनदर जजमेंट है मनीष सिसोदिया वर्सेस ED का, जिसका साइटेशन है 2024 SCC ऑनलाइन पेज 1920। जजमेंट है अरविंद केजरीवाल बनाम CBI का, 2024 SCC ऑनलाइन पेज 2550। यहाँ पर यह भी स्पेसिफिक है कि अगर लंबे टाइम से प्रोसीडिंग्स जो है हैम्पर्ड है तो अक्यूज जो है बेल का हकदार हो जाता है। तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ आपको, कानून पढ़ना पड़ेगा, बिना कानून पढ़े हम रिलीफ जो है नहीं ले सकते। इसके अलावा महत्वपूर्ण जजमेंट है मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जजमेंट है 2022 SCC ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट पेज 929।
कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो किसी भी रूप में बेल को कर्टेल नहीं कर सकती, और रेस्ट्रिक्शंस जो है वो किसी भी रूप में कोर्ट को एम्पावर नहीं कर सकती टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन इन आर्बिट्री मैनर। तो अगर रेस्ट्रिक्शन है और संवैधानिक मैंडेट जो है वो अफेक्ट हो रहा है, देन अक्यूज जो है वो डिजर्व करता है बेल की रेमेडी को प्राप्त करने के लिए। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चंस थे उसका मैंने उत्तर देने का जो है प्रयास किया। तो मैं लगातार जो है सीरीज़ बनाता रहता हूँ, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जो है इसको रिकॉर्ड भी करता रहता हूँ, ताकि आपको मैं सब्जेक्ट पर जो है एंटरटेन कर सकूँ। और ये जो सीरीज़ है उसका टाइमिंग रहता है मॉर्निंग 8 बजे का। क्लियर है बात ये? तो आप लगातार जो है जुड़े रहें पेज से, चैनल से, और सब्सक्राइब जो है करके रखें ताकि लीगल अपडेट जो है आपको टाइमली मिलते रहे। जल्दी मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।